अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म किया है, इस बाब के अंदर मौजूद जितनी भी ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं और जितने भी अहम सवालात कुछ टेबल्स की सूरत में दिए गए हैं, वो आज हम हल करेंगे। असल में तो इसको हल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मुकम्मल और तफ़सीली इल्म आपको दिया जाए, तो इसका हम हल आपको आज करवाते हैं। तो चलें, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इन खुद तशख़ीसी सरगर्मियों में मौजूद सवालात को आपने किस तरह से हल करना है। हम आते हैं खुद तशख़ीसी सरगर्मी 9.1 पर, जिसमें हमें 3 सवाल दिए जा रहे हैं। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस तकमील तक क्यों नहीं पहुंचते। तो बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों समतों के अंदर चलते हैं। दोनों समतों में चलते हैं। अब ये जब दोनों समतों में चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसके अंदर जो है मुंतकिल होंगे? प्रोडक्ट्स के अंदर। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो वापस किस में मुंतकिल हो जाएंगे? रिएक्टेंट्स में मुंतकिल हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिएक्शन कभी भी तकमील तक नहीं पहुंचेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शंस कभी भी तकमील तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है। एक दूसरी वजह क्या है अजीज तलबा व तालिबात? एक और वजह भी है, वो ये है कि जो इसमें रेट है ना फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो बराबर हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। एक वजह ये भी हमें नजर आती है कि चूंकि दोनों रिएक्शंस एक ही रफ्तार पर चल रहे होते हैं, इस वजह से जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उतना ही रिवर्स आ जाता है, लिहाजा उसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं आता और रिएक्शन चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो ये था आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, मिसाल देकर वजाहत करें। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को बच्चों याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि जब इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक जाए, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा और इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद रुक गया, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल कोई भी रिएक्शन दिया जा सकता है, ऐसा रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पर आने के बाद रुक जाए। और वो रुकता कब है? जब हम उसकी शराइत को तब्दील कर देते हैं। लेकिन चूंकि आपसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल मांगी जा रही है वो उस तरह की है जिस तरह का आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल दी है, तो जो किताब में मिसाल दी गई है मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे एक किताब है जो कि एक मेज के ऊपर, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ना वो नीचे गिर रही है ना कहीं और, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पैदा हुआ है। इसी तरह एक दरख्त है, जमीन हालांकि उसको नीचे की तरफ खींच रही है लेकिन वो उसके अंदर धंस नहीं रहा, तो ये भी एक मिसाल। तो ये 2-3 मिसालें आपकी किताब में मौजूद हैं, मैंने वहीं से निकाल के आपको 2 मिसालें दे दी हैं। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्यों तब्दील नहीं होती। तो बच्चों, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन इसलिए तब्दील नहीं होती क्योंकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जाता है और रिवर्स भी आता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमने ये रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं और इससे बनता है अमोनिया। अब आप गौर कीजिए, ये है आर एफ। आर एफ का मतलब है रिएक्शन जब फॉरवर्ड जा रहा है, और ये है आर आर जब रिएक्शन वापस आएगा। जब आर एफ बराबर हो जाता है आर आर के, और इसी इसी स्टेज को याद करें, इसी मरहले को हमने नाम दिया था डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब रिएक्शन आर एफ जो है वो आर आर के बराबर हो जाता है, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो जितना फॉरवर्ड गया उतना ही रिवर्स आ गया। तो फिर तब्दीली कैसे आ सकती है? तो कॉन्सेंट्रेशन इनकी तब्दील नहीं होती, बल्कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है।
तो ये था खुद तशखीसी सरगर्मी 9.1। अब आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 9.2 पे, जिसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें। तो अजीज तलबा तालिबात, आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये था कि एक शय अपने एक्टिव मास की बुनियाद पर रिएक्शन करती है। पहली बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो मैंने आसान अल्फाज जो है वो आपके सामने लिखे हैं, करती है। ठीक है, मिसाल का मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक चीज उतना ही रिएक्ट करेगी जितनी उसकी क्या होती है? एक्टिव मास होती है। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा अशियाएं, जाहिर है एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स ही होते हैं तो रिएक्शन होता है ना, तो अगर एक से ज्यादा अशियाएं तो फिर क्या होगा? तो रिएक्शन का रेट अशिया के एक्टिव मास का हासिले ज़र्ब है। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका, इन दोनों चीजों को जब हम मिलाते हैं तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ निकाल लेते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा कि एक चीज, एक शय कितना रिएक्ट करेगी, तो हम लिखेंगे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एक शय जो है वो उतना ही रिएक्ट करती है जितना उसका एक्टिव मास होता है, जबकि जो पूरा रेट है रिएक्शन का, जो पूरा रफ्तार है, वो अशिया के एक्टिव मास के हासिले ज़र्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बड़ी आसान सी तारीफ है, इसके लिए आप एक दफा दोबारा लेक्चर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल है जी, एक्टिव मास को किस तरह जाहिर किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि एक्टिव मास को जाहिर करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट होता है वो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक रिएक्शन हुआ ए और बी का और उससे बना सी और डी, फर्ज कर लो, तो जो ए का एक्टिव मास होगा उसके बाहर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी बी के। तो जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एक्टिव मास। तो ये है कि इस तरह इसको हम जाहिर करते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद कीजिए, हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहा जाता है। अभी मैंने रिएक्शन ऊपर लिखा ही हुआ है ना, इस रिएक्शन की मैं केसी एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इसकी जो केसी एक्सप्रेशन होगी वो होगी सी और डी का हासिले ज़र्ब, और डिवाइड करेंगे हम उसको ए और बी का हासिले ज़र्ब। अब आपको भी पता है बच्चों, आपने मैथ भी पढ़ा है कि इस चीज को, ये जो मैंने आपके सामने एक पूरी मसावात लिखी हुई है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, सी और डी का हासिले ज़र्ब रेशो ए और बी का हासिले ज़र्ब। तो यहीं से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ निकाल लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असल में एक रेशो है। किस किस की रेशो है, जरा गौर कीजिएगा। प्रोडक्ट्स की एक्टिव मास का हासिले ज़र्ब और रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास का हासिले ज़र्ब की क्या है? रेशो है। तो केसी की आप कैसे तारीफ करेंगे कि केसी एक रेशो है, और वो रेशो किस किस की है? प्रोडक्ट्स की एक्टिव मास के हासिले ज़र्ब की रेशो रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के हासिले ज़र्ब के साथ। चौथे सवाल पर आते हैं बच्चों, मंदरजा झैल फर्जी रिएक्शंस में कोएफिशिएंट्स की पहचान करें। तो ये तो काम बड़ा आसान है, आप देख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कोएफिशिएंट क्या होता है बच्चों। कोएफिशिएंट किसको कहा जाता है? याद कीजिए, कोएफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी चीज, ऐसे नंबर जो कि मसावात को तवाजुन में लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देख लें कोएफिशिएंट्स कौन से हैं। ये दो भी कोएफिशिएंट है, ये तीन भी है, ये चार भी है, ये दो भी है। तो पहली मसावात के अंदर 2, 3, 4 और 2। दूसरी मसावात में 4, 2, 3, इसके अंदर 2, 4 और 5। तो ये है वो नंबर, वो चीजें जो हमने लगाई हैं ताकि हम क्या कर सकें, तवाजुन में ला सकें इक्वेशन को, और उन्हीं को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों आते हैं पांचवें सवाल पर, जो कि खुद तशखीसी सरगर्मी 9.2 का पांचवा सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि मंदरजा झैल रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। इसका तरीका मैंने आपको बड़ी मरतबा समझाया था लेक्चर में, मैं एक दफा दोबारा आपको बता दूं कि जो होती है ना आपकी इक्वेशन की दाएं जानिब जो चीजें होती हैं जिनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है, ये उनको हमेशा हम ऊपर लिखेंगे मसावात के,
और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखेंगे और इनके साथ जो नंबर यानी कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर के तौर पे चले जाएंगे। तो पहले वाले की केसी एक्सप्रेशन बनेगी Kc इज इक्वल टू N2O4। और बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, ये लिखने से पहले देख लीजिएगा कि इक्वेशन तवाज़ुन में है या नहीं है। तो ये पहली इक्वेशन तो तवाज़ुन में नजर आ ही रही है, इसमें आएगा NO2 और उसकी पावर आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब दूसरी मसावात, ये भी बैलेंस है, ये भी तवाज़ुन में है, तो इसकी केसी एक्सप्रेशन में आपके सामने लिख देता हूँ। इसमें ऊपर आएगा PCl5 और नीचे आएगा PCl3 मल्टीप्लाई बाय हासिल ज़र्ब लेना है उसका Cl2 के साथ। आते हैं तीसरी मसावात की तरफ। तो तीसरी मसावात के अंदर हमें केसी एक्सप्रेशन जो है वो नजर आएगी, SO3 ऊपर आ जाएगा और पावर 2 चली जाएगी और यहाँ आ जाएगा SO2, उसकी भी पावर 2 चली जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा O2। तो ये है एक मसावात। ये इन तीनों रिएक्शंस की केसी एक्सप्रेशन जो है वो मैंने आपको निकाल कर बता दी है। बच्चों अब आते हैं 9.3 खुद तशखीसी सरगर्मी 9.3 जिसमें 5 सवाल हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ जिसमें है रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। देखिए रिएक्शन की हद से मुराद हमने पढ़ा था कि अशिया की मिकदार या कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रिएक्शन की हद से मुराद ये है कि उसके अंदर जो अशिया हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मिकदार या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और उसके नतीजे में बनता है अमोनिया, तो इसमें रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। रिएक्शन की हद से मुराद ये है कि आया कि ये जो बाएं जानिब की चीजें हैं जिनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, वो ज्यादा पड़ी हुई हैं, क्या उनकी मिकदार ज्यादा है, या कि ये दाएं जानिब की चीजें हैं जिसका नाम है अमोनिया या प्रोडक्ट्स, इनकी मिकदार ज्यादा है। तो रिएक्शन की हद से मुराद क्या होता है। रिएक्शन की हद से मुराद ये है कि जो रिएक्शन मिक्सचर पड़ा हुआ है उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जाहिर है दोनों चीजें मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। हमने ये देखना होता है कि उसमें रिएक्टेंट्स की मिकदार ज्यादा है या प्रोडक्ट्स की मिकदार ज्यादा है, ये होती है रिएक्शन की हद। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ, क्यों रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं होते। तो इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले भी हम पढ़कर आए हैं, वो इसलिए मुकम्मल नहीं होते क्योंकि RF बराबर हुआ होता है RR के। तो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है फिर उतना ही रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स भी आ जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी मुकम्मल नहीं होते। तो ये रिएक्शन इसलिए मुकम्मल नहीं होते हैं क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो बराबर हो गए होते हैं। दूसरी बात, दोनों तरफ की मिकदार या कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या हो चुकी होती है, कांस्टेंट हो चुकी होती है। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो ये भी एक निशानी है कि रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ की जब कंसंट्रेशन ही कांस्टेंट हो गई है तो जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा फिर उतना ही वापस आ जाएगा। आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, अगर किसी रिएक्शन में Kc की वैल्यू बड़ी हो तो क्या ये मुकम्मल होगा और क्यों। Kc की वैल्यू बड़ी है, मैंने आपको इसको यूं समझाया था कि अगर Kc, अब Kc किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा था कि ऊपर आते हैं प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होती है ऊपर और नीचे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। अब क्या होता है, देखो गौर करो बच्चों, आपको नजर आ गया कि Kc जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल रहा है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के साथ और जाहिर है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल रहा है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ। ये यहां से ताल्लुक आप निकाल सकते हैं। तो अगर Kc किसी रिएक्शन का ज्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं। तो प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब आप समझते हो ना कि फर्ज करो अगर ये रिएक्शन हो रहा है A+B और उससे बनता है C+D, तो अगर उसका Kc ज्यादा आ गया इसका मतलब है कि उसमें जो दाएं जानिब की चीजें हैं जिनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स, ये इन प्रोडक्ट्स की मिकदार उसमें क्या है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने डबल एरो लगा दिया कि उसकी मिकदार क्या है, बहुत ज्यादा। तो अगर ज्यादा होगा तो ये मुकम्मल तो नहीं होगा ये रिएक्शन, तो फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड चला जाएगा।
क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन का हमने पढ़ा था कि मुकम्मल नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी की वैल्यू Kc की ज्यादा आ रही है तो क्या वो मुकम्मल होगा, आपने कहना है कि नहीं, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें Kc की वैल्यू जो है वो ज्यादा होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स तो ज्यादा है लेकिन वो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। हाँ, एक सूरत में हो सकता है, अगर हम प्रोडक्ट्स उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं फिर ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी की मिकदार यानी किसी रिएक्शन की Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई है, Kc की मिकदार ज्यादा आ गई है, तो उसमें प्रोडक्ट ज्यादा पड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। लेकिन वो रिएक्शन वापस भी जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालते रहेंगे तो फिर ये रिएक्शन जो है वो तकमील की तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट क्योंकि बाहर निकल रहा है। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बाहर निकलता रहेगा रिएक्शन जो है वो तकमील की तरफ चला जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं, किस किस्म के रिएक्शंस इख्तिताम को नहीं पहुंचते। तो ये बात तो पहले भी हम दो सवालों में ये हम बात पढ़कर आ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो तकमील तक नहीं पहुंचते और उनके तकमील तक ना पहुंचने की सबसे बड़ी वजह हम पढ़कर आ चुके हैं कि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाता है उतना ही रिवर्स आ जाता है, इसलिए वो रिएक्शंस जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचते। सवाल नंबर 5 है, इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर में 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट्स क्यों नहीं पाए जाते। देखिए बड़ी सादी सी बात है बच्चों, अगर आप अपने एक हाथ से 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ और दूसरे हाथ से भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ तो आपके दोनों हाथ एक ही जगह पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स बराबर है। और जब दोनों तरफ से लगने वाली फोर्स बराबर हो जाती है तो उस वक्त बिल्कुल रिएक्शन या जो भी प्रोसेस होता है वह रुक जाता है, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो अगर फर्ज कीजिए कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा है ए और बी का, उससे सी और डी बन रहा है। अब हम कहते हैं कि जी अगर इधर 50% आ गया और इधर भी 50% आ गया तो दोनों तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गई है। जब बराबर हो गई है तो रिएक्शन रुक जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि रिएक्शन के चलने के लिए एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी ज्यादा मिकदार और दूसरी तरफ कम मिकदार होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो फिर चलता रहता है ज्यादा से कम की तरफ। लेकिन अगर दोनों तरफ 50% हो गई फिर तो दोनों तरफ मिकदार क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, इसलिए ये मुमकिन नहीं होता और इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। तो बच्चों ये था आपके पास लेक्चर जिसके अंदर हमने बाब नंबर 9 जो हमने अभी खत्म किया है उसके अंदर मौजूद तमाम खुद तशखीसी सरगर्मियां जो थी वो मैंने आपको करवा दी। जी, तो बच्चों ये था उन्वान जिसमें हमने खुद तशखीसी सरगर्मियाँ जो कि पूरे बाब के अंदर हैं उनको हमने एक साथ ही हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।